नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में आज हम बात करेंगे विषमता के माप की। विषमता के माप समंक श्रेणी की विषमता को दर्शाता है। ये आवृत्ति की एक विशेषता है जो वर्ग के एक ओर अधिकतम आवृत्ति के साथ दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक झुक जाती है। यहाँ पर अगर ये श्रेणी देखें तो यहाँ पर जो है आवृत्ति एक जगह एकत्रित हो गई है, एक जगह अधिकतम है दूसरी ओर की अपेक्षा। तो विषमता के माप आवृत्ति के झुकाव को, आवृत्ति की दिशा को दर्शाती है। अगर किसी समंक श्रेणी के सांख्यिकी माप यानी कि समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक, इन तीनों का मूल्य बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि जो समंक श्रेणी है उसमें विषमता व्याप्त है। तो विषमता के माप ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है विषमता का प्रथम माप कार्ल पियर्सन का माप। विषमता को मापने के लिए जो कार्ल पियर्सन ने जो फॉर्मूला दिया था उसको विषमता का प्रथम माप कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया हो तो हम कार्ल पियर्सन के सूत्र के द्वारा ही विषमता की माप ज्ञात करेंगे। विषमता के माप ज्ञात करने के लिए विषमता को स्क्यूनेस कहते हैं। विषमता है स्क्यूनेस। तो विषमता को SK से प्रदर्शित किया जाता है और समांतर माध्यम में से बहुलक घटाया जाता है। तो x बार माइनस z स्क्यूनेस का फॉर्मूला है विषमता को मापने का। यदि प्रश्न में बहुलक यानी कि z स्पष्ट ना हो तो विषमता को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगर बहुलक z स्पष्ट नहीं हो तो स्क्यूनेस को समांतर माध्य में से मध्य का यानी कि मीडियन घटाकर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा x बार माइनस m और इसको फिर 3 से हम गुणा कर देंगे। तो 3 ब्रैकेट x बार माइनस m स्क्यूनेस मापने का विषमता का माप का सूत्र है अगर बहुलक प्रश्न में स्पष्ट नहीं हो तो। विषमता गुणांक को कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को हम स्मॉल j से प्रदर्शित करते हैं और विषमता गुणांक मापने का जो फॉर्मूला है वो है x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस में स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग देने पर जो है विषमता गुणांक ज्ञात हो जाता है। या 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो विषमता में प्रमाप विचलन का स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग देने से विषमता गुणांक ज्ञात होता है। तो विषमता से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। विषमता के माप क्वेश्चन चैप्टर का 16वां क्वेश्चन है। निम्न समंकों से विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। एज दी गई है और इस एज में
कितने लोग आते हैं इस एज ग्रुप में, उनकी आवृत्ति क्या है वो भी दी गई है। तो एज ग्रुप है 5-5 के वर्ग बनाए गए हैं, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। और इनके बीच में जो आवृत्ति है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, वो दिए गए हैं। तो विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, मीन ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद बहुलक ज्ञात करना पड़ेगा, और हमको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड। एज दी गई है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये एज दी गई है और इनकी फ्रीक्वेंसी है 25 से 50 के बीच में 50 पर्सन्स हैं, 25 से 30 एज ग्रुप के 70 लोग हैं, 70 इनकी आवृत्ति है, फिर 80, 180, 150, 120, 70 और 50। मोड यानी कि बहुलक, तो जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 आवृत्तियाँ हैं ये लगभग जो है तुलना कंपैरेटिव है, ये इनके बीच में तुलनात्मक है, ये तीनों लगभग बराबर हैं। इसलिए हमको बहुलक, यहाँ पर बहुलक वर्ग स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमको समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड के द्वारा हम जो है बहुलक वर्ग पहले ज्ञात करेंगे। तो आवृत्तियों के आधार पर अगर देखें तो जो बहुलक वर्ग है वो है 35 से 40 वाला, क्योंकि इसकी आवृत्ति 180 है। अब इसके बाद हम समूह बनाएंगे, पहले 2-2 के समूह 2 समूह बनाएंगे और फिर 3-3 के 3 समूह बनाएंगे और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे, फिर विश्लेषण करके हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा वर्ग बहुलक वर्ग है। तो 2-2 के समूह बनाएंगे, तो 2-2 के समूह बनाने के लिए इसको आवृत्ति वाले को हम पहला कॉलम मानेंगे, दूसरे कॉलम में 2-2 के समूह बनाएंगे और पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए 2-2 के हमने ग्रुप बनाए हैं और इनका टोटल करेंगे। तो 70 और 50, 120, 80 और 180, 260, 150 और 120, 270, 70 और 50, 120। तो दूसरे कॉलम में हमने 2-2 के ग्रुप बनाए हैं और देखें तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति आ रही है 270, इसको हम राउंड कर देंगे। तीसरे कॉलम में भी हम 2-2 के ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 2-2 के 2 ग्रुप बनाने हैं, तो 2-2 के ग्रुप बनाएंगे तीसरे कॉलम में भी, लेकिन पहली आवृत्ति को छोड़ते हुए 50 को हम छोड़ देंगे और दूसरी आवृत्ति से शुरू करेंगे। 70 और 80, 180, 150, 120 और 70, ये आवृत्ति शेष रह रही है तो इसको छोड़ देंगे। तो 2-2 के 3 ग्रुप बने हैं पहली आवृत्ति को छोड़ते हुए। तो 70 और 80 का टोटल है 150, 180 और 150 का टोटल है 330 और 120 और 70 का टोटल है 190। तो तीसरे कॉलम में जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति आ रही है वो है 330। तो पहले कॉलम में हमने एक बार आवृत्ति लिख ली, दूसरे और तीसरे कॉलम में 2-2 के ग्रुप बनाए हैं 2 बार। अब चौथे, पांचवें और छठे कॉलम में हम 3-3 के 3 ग्रुप बनाएंगे। तो एक बार लिख लिया आवृत्ति, फिर 2-2 के 2 बार ग्रुप बनाए और 3-3 के अब 3 बार ग्रुप बनाएंगे। तो पहली आवृत्ति से शुरू करते हुए 50, 70 और 80, 180, 150 और 120, शेष 2 आवृत्तियाँ शेष रह रही है, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 50, 70 और 80 इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल आ रहा है 200 और 180, 150 और 120 इनका हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल आता है 180 और 120 300 और 450
और इसमें 450 जो है अधिक है। पांचवें कॉलम में भी हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, लेकिन पहली आवृत्ति को छोड़ते हुए। तो पहली आवृत्ति को छोड़ेंगे और 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, जिसमें 70, 80 और 180 शामिल होगा, और दूसरे ग्रुप में 150, 120 और 70 शामिल होगा। तो 70, 80 और 180 पहली आवृत्ति को छोड़ा, तो 70, 80 और 180 इन तीनों का टोटल करेंगे तो 150 और 180 330, और 150, 120 और 70 इनका अगर टोटल करें तो इनका टोटल आ रहा है 340। 150, 70 और 180 इनका टोटल आ रहा है 340। तो 340 जो है वो इस कॉलम में आवृत्ति अधिक है, 340। छठे कॉलम में भी हम 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, लेकिन अब 2 आवृत्तियों को छोड़ देंगे। प्रथम 2 आवृत्तियों को छोड़ेंगे और 80 से शुरू करेंगे। 80, 180, 150 और 120, 70, 150। तो 80, 180 और 150 इन तीनों का टोटल करेंगे तो इन तीनों का टोटल आता है 330 और 410, और 120, 70 और 50 इनका टोटल आता है 240। इसमें 410 जो है वो अधिक है। तो जो अधिक आवृत्तियां हैं प्रत्येक कॉलम में, जो अधिक संख्या है, जो आवृत्तियों का योग जो अधिकतम आ रहा है, उसको हम राउंड मार्क कर लेंगे और फिर लास्ट कॉलम में हम एनालिसिस करेंगे। इसमें हम एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में जो एज ग्रुप दिए हुए थे और जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी वो हमने लिख ली है, तो इसलिए क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। अब हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस के आधार पर देखें तो प्रथम कॉलम के आधार पर देखें तो 180 आवृत्ति सबसे ज़्यादा है और वो है 35 से 40 के ग्रुप की। तो इसको एक टेलीबार से प्रदर्शित करेंगे कि एक बार इसकी आवृत्ति अधिक आ गई है। दूसरे कॉलम में देखें तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति है 270। तो 270 में 2 कॉलम आ रहे हैं, 40 से 2 वर्ग आ रहे हैं, 40 से 45 वाला और 45 से 50 वाला। तो 40 से 45 वाले के सामने 1 लिख देंगे और 45 से 50 वाले वर्ग के सामने भी हम एक टेलीबार लगा देंगे। तो दूसरे कॉलम के बाद तीसरे कॉलम की बात करें तो तीसरे कॉलम में 330 जो है आवृत्ति सबसे अधिक है। इसके अंदर 2 वर्ग आ रहे हैं, एक तो 35 से 40 वाला जिसके आगे हम एक टेलीबार लगा देंगे और दूसरा 40 से 45 वाला। चौथे कॉलम में 450 जो है योग सबसे अधिक है। तो इसके अंदर 3 वर्ग आ रहे हैं, 35 से 40 वाला, 40 से 45 वाला और 45 से 50 वाला। इसको हम टेलीबार से प्रदर्शित कर देंगे। पांचवें कॉलम में 340 आवृत्ति सबसे अधिक है और 340 में 3 वर्ग आ रहे हैं, 40 से 45 वाला और 40 से 45 वाले के सामने एक टेलीबार लगा देंगे, 45 से 50 वाला और 50 से 55 वाला। इसके बाद अगर देखें तो 410 जो है सबसे अधिक है और इसके अंदर 3 वर्ग आ रहे हैं। इसके अंदर 3 वर्ग आ रहे हैं, 30 से 35 वाला, 35 से 40 वाला और 40 से 45 वाला। तो 5 को हम 4, जब 5 संख्या आती है तो टेलीबार में 4 जो है सीधी रेखाएं खींचते हैं और फिर 5वें के लिए हम एक आड़ी रेखा खींचते हैं। तो टेलीबार के हिसाब से एक बार सबसे अधिक आवृत्ति आई है 30 से 35 वर्ग की, 35 से 40 वर्ग की आवृत्ति आई है 4 बार सबसे अधिक, 40 से 45 वर्ग की आवृत्ति 5 बार सबसे अधिक आई है, 45 से 50 वर्ग की आवृत्ति 3 बार आई है और 50 से 55 वर्ग की आवृत्ति 1 बार अधिक आई है। तो विश्लेषण के आधार पर जिस वर्ग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार अधिक आई है वही वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो जो वर्ग है 40 से 45 वाला वो हमारा बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग है 40 से 45। तो समूहीकरण विधि के आधार पर बहुलक वर्ग है 40 से 45। अब बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। डेल्टा 1 का मतलब होता है F0 माइनस F1। F0
जो बहुलक वर्ग है उसके सामने वाली जो आवृत्ति है वो f0 कहलाती है, उससे पिछली आवृत्ति f1 कहलाती है और उसके आगे की आवृत्ति, इसके बाद वाली आवृत्ति f2 कहलाती है। तो f0 है 150 और f1 है 180, तो डेल्टा 1 है 30। और जो साइंस हैं, जो चिन्ह होते हैं ऋणात्मक या धनात्मक, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस फॉर्मूले में संख्या रखने पर L1 होता है वर्ग की निचली सीमा यानी कि 40, फिर डेल्टा 1 है 30 और आगे है डेल्टा 1 है 30 और डेल्टा 2 होता है f0 माइनस f2। तो f0 है 150 और f2 है 120 और डेल्टा 2 भी आ रहा है 30 और I का मतलब इंटरवल, तो वर्ग अंतराल है 5 का। तो इसको हल करेंगे। इसको हल करने पर आता है 40 प्लस 1.5 इंटू 5 और 1.5 को 1.5 को 5 से गुणा करेंगे तो आता है 7.5। सॉरी, ये 30 और 30 60 है, तो 30/60 करने पर 0.5 आ रहा है और 0.5 को I से यानी कि 5 से हम गुणा करेंगे तो 0.5 को 5 से गुणा करने पर आ रहा है 2.5। तो बहुलक आएगा 40 प्लस 2.5 या 42.5। तो यहाँ पर बहुलक आएगा 42.5। तो स्क्यूनेस ज्ञात करने के लिए है x बार माइनस z। तो x बार हमको भी ज्ञात करना है और जो z है हमारे पास वो हमने ज्ञात कर लिया है, वो है 42.5। अब समांतर माध्य में से, मीन में से यानी कि x बार में से हम 42.5 बहुलक घटाएंगे तो इस श्रेणी की विषमता ज्ञात हो जाएगी। इसके लिए हमको अब समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और साथ ही साथ हम प्रमाप विचलन भी ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि प्रमाप विचलन जो श्रेणी के मूल्य हैं उनका समांतर माध्य से विचलन ही प्रमाप विचलन कहलाता है। तो समांतर माध्य और प्रमाप विचलन एक साथ ज्ञात किए जा सकते हैं। और समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। जब वर्ग अंतराल दिए गए हों और वर्ग अंतराल समान हो तो हम स्टेप डेविएशन पद विचलन विधि काम में लेते हैं। एज दी गई है, वर्गों का मध्य मूल्य ज्ञात करेंगे जिसको x कहेंगे। तो इनका मध्य मूल्य आएगा पहले वर्ग का 22.50। मध्य मूल्य मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो L1 है 20, L2 है 25, तो 20 और 25 का टोटल करके 2 का भाग लगाएंगे तो 22.5 आ रही है मिड वैल्यू पहले वर्ग की। इसी प्रकार दूसरे वर्ग की आएगी 27.50, 32.50, 37.50, 42.50, 47.50, 52.50 और 57.50। अब जो मिड वैल्यूज है उनमें से हम किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है समांतर माध्य का स्टेप डेविएशन मेथड से, जब हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, मीन ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा f d स्टेप x इंटू n अपॉन n इंटू आई। तो a यानी कि कल्पित समांतर माध्य है। तो इन दिए गए मूल्यों में से किसी एक को हम अज्यूम्ड मीन मानेंगे। तो हम यहाँ पर 37.50 को a मान लेते हैं और इस a से जो वर्ग जो मूल्य हैं, श्रेणी के मूल्य कितना विचलित हो रहे हैं वो हम ज्ञात करेंगे, तो उसको dx कहेंगे। तो dx होगा x माइनस a। तो dx ज्ञात कर लेंगे। तो x है 22.50, 22.50 में से a 37.50 अगर करें घटाएं तो आता है माइनस का 15, 27.50 में से 37.50 माइनस का 10, 32.50 में से 37.50 माइनस के 5, 0, 42.50 में से a 37.50 अगर घटाएं तो आता है 5, यह आएगा 10 प्लस का 15 और 20। ये हमने dx ज्ञात किया है। अब स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो d स्टेप x हमको ज्ञात करना है। तो जो i है वर्ग अंतराल, वो वर्ग अंतराल है 5 का और d स्टेप x हम ज्ञात करते हैं dx में i का भाग लगा देते हैं।
तो dx में i का भाग लगाएंगे, यानी कि 5 का भाग लगाएंगे dx में, तो ये आता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 प्लस के। तो इसके आधार पर हम अब जो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए डी स्टेप एक्स ज्ञात कर लिया। अब डी स्टेप एक्स को हम एफ से गुणा करते हैं और फिर उसका टोटल करके उसमें नंबर ऑफ जो आइटम्स है, यानी कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अगर फ्रीक्वेंसीज दी गई है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके उसमें भाग लगा देते हैं। तो पहले एफ डी स्टेप एक्स ज्ञात करेंगे। तो एफ डी स्टेप एक्स ज्ञात करने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी। फ्रीक्वेंसी हमने जो क्वेश्चन लिखा था वो हमने मिटा दिया था बोर्ड से, तो फ्रीक्वेंसी अब बुक में से हम लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में 16वें क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 50, 70, 80, 180, 150, 120, फिर है 70 और 50। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है क्वेश्चन में। एफ डी स्टेप एक्स ज्ञात कर लेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो एफ डी स्टेप एक्स, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये आता है 150 माइनस के, 70 को 2 से 140 माइनस के, 80 को 1 से गुणा करने पर माइनस का 80, 180 को 0 से गुणा किया तो 0, 150, 240, 210, 70 को 3 से गुणा करने पर और 50 को 4 से गुणा करने पर 200। इनका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स कहलाएगा। इनका टोटल करें तो 150 प्लस 140 प्लस 80, 370 माइनस के आ रहे हैं, और प्लस के देखें तो 150 प्लस 240, 210 और 200, 800 आ रही है प्लस की संख्याएं। इनका टोटल आ रहा है 800। तो 800 में से 370 माइनस के माइनस कर देंगे तो सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स आ रहा है 430। इस पूरे कॉलम का टोटल करने पर प्लस के 430 आ रहे हैं, जो है सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स। अब इन संख्याओं को जो है हम इस फॉर्मूले में संख्याओं को रख देंगे। तो ए हमने माना था 37.50 प्लस सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स है 430, और एन अगर फ्रीक्वेंसीज दी गई है तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही एन कहलाती है। तो एन इनका टोटल करेंगे 50, 70, 80, 180, 150 प्लस 120, 70 प्लस 50, 770। तो n है 770 और i यानी कि क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल है 5 का। तो इसको सोल्व करेंगे तो 37.50 प्लस 430 में 770 का भाग लगाएं तो आता है 0.558, और इसको 5 से गुणा करेंगे। 37.50 प्लस 0.558 को 5 से गुणा करने पर वैल्यू आ रही है 2.79, और समांतर माध्य आ रहा है 37.50 प्लस 2.79, 40.29 आ रहा है, जिसको हम 29 आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 40.330। तो समांतर माध्य है 40.30। तो जो स्क्यूनेस है एक्स बार माइनस जेड, यानी समांतर माध्य में से बहुलक घटाने पर स्क्यूनेस आएगा। तो 40.3 में से 42.5 माइनस करेंगे तो स्क्यूनेस आ रहा है माइनस का 2.2। तो इस श्रेणी का जो विषमता आ रही है वो आ रही है माइनस की 2.2। क्वेश्चन में हमको विषमता गुणांक पूछा है जे। क्वेश्चन में पूछा है जे का फॉर्मूला है x माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x माइनस जेड, x हमने ज्ञात कर x बार समांतर माध्य हमने ज्ञात कर लिया 40.30 माइनस z यानी कि मोड है
42.50 और इसमें अब हम भाग लगाएंगे विषमता गुणांक ज्ञात करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन अब ज्ञात करना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है, अगर स्टेप डेविएशन मेथड से हम ज्ञात करें प्रमाप विचलन, तो प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट लेते हैं और फिर इसको आई से गुणा कर देते हैं। तो सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स हमने ज्ञात करके रखा है। अब हमको सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर हमको ज्ञात करना होगा। तो डी स्टेप एक्स का पहले स्क्वायर ज्ञात करना होगा, डी स्टेप एक्स इसका स्क्वायर ज्ञात करना होगा, डी स्टेप एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी -3 को -3 से गुणा करने पर आएगा 9, प्लस का -2 को -2 से गुणा करने पर आएगा 4, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, 0, 1, 4, 9 और 16। तो डी स्टेप एक्स स्क्वायर हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसको हम f से गुणा करेंगे। ये एक बार मिटा देते हैं जगह की कमी के कारण, और ये प्रमाप विचलन है, प्रमाप विचलन का फॉर्मूला है, और ये जो है ये विषमता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे। तो एफ को फ्रीक्वेंसी को डी स्टेप एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आता है 450, 70 को 4 से गुणा करने पर 280, 80 को 1 से गुणा करने पर 80, 0, 150 को 1 से गुणा करने पर 150। एफ को डी स्टेप एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, 120 को 4 से गुणा करने पर 480, 70 को 9 से गुणा करने पर 630 और 50 को 16 से गुणा करने पर 800। तो सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर यानी कि इस कॉलम का अगर टोटल करें एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर का तो वो कहलाएगा सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर। इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं, 450 प्लस 280 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 480 प्लस 630 प्लस 800, 2870। अब फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख देंगे तो आई है 5, सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स स्क्वायर है 2870, एन है 770 माइनस सिग्मा एफ डी स्टेप एक्स है 430, एन है 770 और इसका होल स्क्वायर लेंगे। 5 इंटू 2870 में हम भाग लगाएंगे 770 का तो आता है 3.73, और 430 में 770 का भाग लगाएंगे तो आता है 0.558 का होल स्क्वायर। जिसको आगे हल करेंगे तो 3.73 माइनस 0.558 को का वर्ग ज्ञात करेंगे। 0.558 को 0.558 से गुणा करने पर आ रहा है 0.31। तो 3.73 में से 0.31 घटाने पर आ रहा है 5 इंटू 3.73 में से 0.31 घटाने पर आता है 3.42, या 5 इंटू 3.42 का अंडर रूट निकालेंगे तो आता है 1.85। तो 5 को 1.85 से गुणा करने पर आ रहा है 9.25 या कहें 9.25।
3.42 का अंडर रूट लिया, 3.42 का अंडर रूट आ रहा है 1.85 और इसको 5 से i से गुणा करना पड़ेगा, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 9.25। विषमता गुणांक ज्ञात करना है तो x बार माइनस z 40.3 समांतर माध्य हमने ज्ञात किया था, z हमने ज्ञात किया था बहुलक 42.50, तो 40.3 माइनस 42.5 बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ज्ञात किया है 9.25, तो भाग लगा देंगे 40.3 माइनस 42.5, तो ये माइनस के आएंगे 2.2 और इसमें भाग लगाएंगे 9.25 का, तो जो विषमता गुणांक है वो आ रहा है 0.23 माइनस के 0.23 जो है विषमता गुणांक आ रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।